हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो उधार को मोहब्बत की कैंची कहा जाता है और लोग दुकानों पर लिख कर लगा देते हैं कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना। मगर दुनिया की सियासत में मामलात कुछ उल्टे होते हैं, क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्क को आसान टर्म्स पर कर्जा देता है वो उसका सबसे पक्का दोस्त बन जाता है। जैसे पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चाइना और सऊदी अरेबिया हैं, जो हर मुश्किल में इमदाद लेकर पहुंच जाते हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये वो मशहूर सेंटेंस है जो पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था। वैसे तो इस सेंटेंस पर काफी लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, मगर उन्होंने इसे सच करके दिखाया। ये भी एक सच्चाई है कि जैसे कर्ज मांगने वाला अपनी परेशानी और प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर कर्ज मांगता है, उसी तरह कर्ज देने वाले का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है। दुनिया की सियासत पर नजर डाली जाए तो वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक तरफ वो कंट्रीज होते हैं जिनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है, जिनकी इकोनॉमी कमज़ोर होती है। ऐसे ममालिक को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए, रोज़गार बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। जबकि दूसरी तरफ वो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जिनको अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की हिमायत की ज़रूरत होती है। ये मुल्क कमज़ोर मुल्कों की मदद करके बदले में उनसे अपने फ़ायदे हासिल करते हैं। माजी में इस फार्मूले को अमेरिका ने इस्तेमाल करके दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर राज किया। जिस मुल्क से फ़ायदा हासिल करना होता है, अमेरिका उस मुल्क को अपनी शराइत पर कर्जा फराहम करता है और उसके बाद उस मुल्क से अपनी मर्जी के फ़ायदे हासिल करता है। इसकी एक मिसाल 9/11 के बाद पाकिस्तान से अलकायदा के खिलाफ सपोर्ट हासिल करना थी। पाकिस्तान को भारी इकोनॉमिकल सपोर्ट देकर अमेरिका ने उससे अपनी मर्जी के फैसले करवाए थे, मगर अब अमेरिका के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स तेजी से कम हो रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। इस वजह से अमेरिका अब मजीद मुल्कों को कर्जा देकर खरीदने की ताकत नहीं रखता। इस वक्त दुनिया के सुपर पावर का ताज सर पर पहनने के लिए बेताब चाइना वो सारे टैक्टिक्स यूज करने के लिए तैयारी कर रहा है जिनको यूज करके अमेरिका सुपर पावर होने का दावा करता रहा है। मगर चाइना ने इस सब के लिए जो तरीका यूज किया वो माजी के सुपर पावर्स के मुकाबले में काफी डिफरेंट है। कोविड-19 के बाद से दुनिया की पूरी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। कई बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी मुश्किलात का शिकार हुई, मगर डेवलपिंग कंट्रीज का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब हुआ। इसकी एक मिसाल श्रीलंका है, जो रीसेंट पास्ट में डिफॉल्ट होकर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मिसाल बन चुका है। एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर श्रीलंका ने भी बहुत सारे कर्जे लेकर ये ख्वाब देखा था कि वो तरक्की कर जाएगा। श्रीलंका पर साल 2022 में एक्सटर्नल डेट का बर्डन 7 अरब डॉलर्स तक बढ़ गया, जबकि इसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होकर 1 अरब 60 करोड़ डॉलर तक रह गए। श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है, जो कि उसकी जीडीपी का 10% था और यहाँ के लोगों की इनकम का एक बड़ा रिसोर्स था। मगर जब कोविड-19 हिट हुआ तो दुनिया भर में लगने वाले लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुई। वहीं पर श्रीलंका की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। श्रीलंका पर मौजूद कर्जों में 68% चाइना का कर्जा था, जो उसने श्रीलंका की हुकूमत को रोड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस बनाने के लिए दिए थे। इस हवाले से क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि चाइना ने बहुत होशियारी से श्रीलंका को ऐसे कर्ज फराहम किए जो सफेद हाथी की तरह थे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो सकता है, मगर मुल्क की इकोनॉमी में कोई बेहतरी नहीं आ सकी और फिर रिजल्ट वही हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी डेट्स रिटर्न ना कर सकने पर कोलैप्स हो गई और एक बार फिर अपने सर्वाइवल के लिए चाइना के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। चाइना इस वक्त एशिया और अफ्रीका के कमजोर कंट्रीज में अपना इंटरेस्ट तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि आने वाले वक्त में इन डेवलपिंग कंट्रीज की इंपॉर्टेंस में उनके रिसोर्सेज की वजह से बहुत इजाफा होने वाला है। इस ख्याल की वजह से इस वक्त चाइना इन डेवलपिंग कंट्रीज का गॉडफादर बना हुआ है और उनको तेजी से अपने कर्जों के बोझ में दबाता जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में इन ममालिक से अपनी मर्जी के फैसले करवा सके। ऐसी ही एक मिसाल अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क ज़ैम्बिया भी है, क्योंकि ज़ैम्बिया की इकोनॉमी भी इस वक्त श्रीलंका की तरह कोलैप्स हो चुकी है। इस वक्त ज़ैम्बिया 20 बिलियन डॉलर्स के कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, जो कि IMF, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक और दूसरे मुल्कों का कर्जा है, जिसमें से सबसे बड़ा कर्जा 6 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि चाइना की तरफ से दिए गए थे। ज़ैम्बिया की कमजोर कंडीशन को देखकर IMF ने उसके कर्जों की इंस्टॉलमेंट में कुछ सहूलत देने के बारे में बातचीत की और कुछ रिलैक्सेशन देने का भी फैसला किया। मगर दूसरे ममालिक ने ज़ैम्बिया को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी, जिसके बाद चाइना ने यह फैसला किया कि इसके लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। चाइना इस बात का ख्वाहिशमंद है कि IMF और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोन देती हैं
वो मिल बैठकर कोई तरीका निकालें कि जिसके बाद कोई भी मुल्क कोलैप्स ना कर सके और वो ज़ैम्बिया और श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट ना हो। इस हवाले से जनवरी 2023 में चाइना ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे कर्ज देने वाले इदारों के साथ मीटिंग कॉल की और उसमें इस बात की सजेशंस दी कि कोविड-19 के बाद दुनिया के हालात बदल चुके हैं, तो इन इदारों को भी कर्जों के स्केड्यूल को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। यहाँ ये भी एक अहम हकीकत है कि ऐसे कर्ज देने वाले इदारों ने पिछले 50 सालों से अपने रूल्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की है। चाइना की हुकूमत के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव के मुताबिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि वर्ल्ड बैंक के कर्जों की वापसी किसी भी मुल्क के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और चाइना इस बात से भी खुश नहीं है कि कर्ज देने वाले वर्ल्ड बैंक या IMF में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा वेस्टर्न कंट्रीज का होता है। अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए वर्ल्ड बैंक चाइना को भी शामिल कर ले तो वो बैंक में दूसरे मुल्कों से ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उसके लिए उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये होगी कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़े वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए। मगर डिफरेंट कंट्रीज को दिए जाने वाले कर्जों को रीस्ट्रक्चर करने में सबसे बड़ी रुकावट उन मुल्कों के अपने डोमेस्टिक बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें उस मुल्क के अलावा फॉरेनर्स की भी इन्वेस्टमेंट होती है, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट मुल्क के अपने बैंकिंग सिस्टम से होता है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इदारों के लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग से इन डोमेस्टिक बॉन्ड्स की वैल्यू गिर सकती है, जिससे उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू भी इफेक्ट हो सकती है। चाइना की लोन्स को रीस्ट्रक्चर करने की सजेशंस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो एक अच्छी सोच नजर आती है, मगर दुनिया के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स कुछ डिफरेंट सोचते हैं। उनका कहना है कि इस तरह चाइना दुनिया की इकोनॉमी को अपने कब्जे में करके उससे मिलने वाले पैसों से अपने डोमेस्टिक बैंक्स को भरने का रास्ता निकालना चाह रहा है। रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट का कहना था कि चाइना ने तकरीबन 128 बेल आउट लोन दिए हैं, जिनकी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $240 बिलियन है, जो कि 20 परेशानी के शिकार ममालिक को 2020 और 2021 के दरमियान में दिए गए हैं, जिनमें से $185 बिलियन अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड भी कर दिए गए हैं। माहिरीन का यह मानना है कि चाइना इस वक्त वही गेम खेल रहा है जो 1980 में अमेरिकन कमर्शियल बैंक्स ने खेली थी। इस हवाले से चाइनीज एडवाइजर्स ने चाइना को वार्न भी किया है कि कर्ज देने वाले ममालिक में चाइना अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। इस वजह से रिलीफ प्रोग्राम के हवाले से उसके तजुर्बात भी अभी स्टार्टिंग लेवल के हैं, जबकि चाइना के अंदर से भी ऐसी रिफॉर्म्स के रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं और इंटरनली उसके बैंक्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस साल फरवरी में IMF ने भी कर्ज लेने और कर्ज देने वाले ममालिक की एक राउंड टेबल मीटिंग करवाई, जिसका मकसद कर्जदार ममालिक के इश्यूज के हवाले से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करना है। जबकि इस हवाले से डिफॉल्ट कंट्रीज के मुकदमे लड़ने वाले वकील बुशेट और न्यूमैन आज भी उन मुल्कों की हिमायत में मुकदमे लड़ते नजर आ रहे हैं जो IMF के कर्जे तो रिस्केड्यूल करवाना चाहते हैं, मगर चाइना से लिए गए कर्जे आज तक वापस नहीं कर रहे। कोविड-19 के बाद दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह अफेक्टेड हुई थी, उस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज की कोलैप्स होती इकोनॉमी को संभाल सके। ऐसी सूरत में लोन्स का रिस्ट्रक्चर होना एक बेसिक नीड है और चाइना की अगर ये सजेशंस मान ली जाए तो बहुत सारे कंट्रीज में चाइना की सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।